मैं के राय साहब आपके पास आऊँ। मैं एक और चीज, मतलब ये अजीब सी सरकार है। नीट जो है वो हम आपके, ऐसा कोई नहीं, अगर 22 लाख बच्चे इस देश के नीट के एग्जाम से प्रभावित हैं तो कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड फैमिली में, एक्सटेंडेड उसमें कोई ना कोई बच्चा हमारे आपके घर का, हमारे आपके दोस्त मित्र का भी उससे प्रभावित है। मुझे एक अजीब सी चीज समझ में आई कल। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो मूल रूप से जिम्मेदार है इसके लिए, वो कल पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने उसकी पेशी थी। और वो सोचिए कितनी ढीठ है। उनके डीजी कह रहे थे नहीं साहब ये लीक नहीं हुआ है। अब आप लीक मत बोलिए, ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मतलब ये लीक नहीं हुआ, ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ये शब्दों से खेल के ये आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। और ये तो भारत में ही ये सब संभव है कि अगर एक पूरा पूरा नीट लीक हो जाए, 300-400 करोड़ रुपए में एक एग्जाम वो जो हो रहा है, कंडक्ट कर रहे हैं, वो लीक हो जाए और उसके बाद उसका जो प्रमुख और उसके जो लोग हैं आके ये कहें कि साहब ये लीक नहीं हुआ था, ये पेपर कॉम्प्रोमाइज हो गया था, और इस तरह की बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। मैं इस पे भी आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अगर लीक हुआ है तो उसमें अगर उन प्रोफेसर साहब को कुछ पैसा मिला है तो सत्ता के शीर्ष में जो बैठे हुए लोग हैं, जो इस निर्णय को ले रहे हैं, वहां तक उस पैसे की बंदरबाट पहुंची है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि ये कॉम्प्रोमाइज, इसमें लीक मत बोलिए। और वो कह रहे हैं कि लीक मत बोलिए। अब बीजेपी के सारे लोग हो गए लीक नहीं है, लीक नहीं है। तो जरा एक मैं इस पे भी चाहूंगा कि इस पे भी आप एक टिप्पणी कर दें। और मेलोडी मालूम नहीं इलाहाबाद में बटी कि नहीं बटी, लेकिन मेलोडी अब बांटी जा रही है। और एक तरह से मतलब कितनी कितनी एक एक 76 साल का आदमी एक 49-50 वर्ष की महिला के साथ इस तरह मेलोडी ले जाके दे रहा है। ये ये राष्ट्रीय शर्म की बात है, ये राष्ट्रीय उत्सव मनाने की बात है। मतलब ये अब आपसे भी मैं पूछ ले रहा हूँ कि इसमें ऐसी खुशी मनाने की क्या बात है, मालूम नहीं। देखिए, जहाँ द्रेज ने और अमर्त्य सेन ने एक बात कही थी कि किसी देश की खुशहाली को नापना है तो दो चीजों को देखना पड़ेगा कि वहां कैसे काम हो रहा है, प्राइमरी स्वास्थ्य और प्राइमरी शिक्षा। अगर प्राइमरी स्वास्थ्य को देखेंगे तो फिर ये देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल्स कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं। नीट की परीक्षा की धांधली ने यह बता दिया है कि इस देश की संस्था किस प्रकार के डॉक्टर को तैयार करने की मानसिकता में है। अगर वो कह रहे हैं कि ये लीक नहीं है और कॉम्प्रोमाइज है, तो ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि कोई ऐसा साल नहीं है जिस दिन नीट की परीक्षाओं के पेपर आउट नहीं होते हैं। एक इंटरनल सर्किल में वो बेचे नहीं जाते हैं, अपनों को उसके जरिए आगे नहीं बढ़ाया जाता है और अयोग्य लोगों को उस प्रतिष्ठामूलक कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कराया जाता है। तो ये जो मान रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज है और लीक नहीं है, वो प्रकारांतर से ये कह रहे हैं कि इस देश में कोई भी परीक्षा अब ट्रांसपेरेंट नहीं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी, अभी पीसीएस जे जो लड़की इंटरव्यू तक पहुंची थी, उसने कहा कि मेरी कॉपी बदली गई है, और हाई कोर्ट ने कॉपी मंगवाया तो पता चला कि वाकई में कॉपी बदली गई। आपने देखा कि किस तरह से सिपाही भर्ती परीक्षा को, इसमें लाखों लोग बैठते हैं, बेरोजगारी तो यह हाल है कि पीएचडी, साइंस के एमएससी, एमए, एलएलबी, ये लोग कांस्टेबल के परीक्षा में किसी तरह से रोजी रोटी का एक जुगाड़ हो, किसी तरह से चूल्हा जले, किसी तरह से माँ बाप के लिए भोजन की व्यवस्था हो, इसके लिए सिपाही भी बनने को तैयार। और उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ कि छात्रों ने इस पब्लिक सर्विस कमीशन को घेर लिया और उस परीक्षा को मुलतवी करना पड़ा और फिर रद्द करना पड़ा। योगी जी की जिद काम नहीं आई लड़कों के आक्रोश के सामने। और पिछले 4-5 साल में कुल 55 परीक्षाओं में लीक हुआ है। और नीट का तो आप जानते ही हैं कि 2024 में हुआ, 2021 में हुआ, और सारे के सारे जितने एग्जाम हैं उसमें। तो आपने आज एक बहुत अच्छा काम किया है
कि मोदी जी अभी पूरे कैबिनेट को लेकर बैठे थे और उनका हिसाब किताब कर रहे थे कि आपको 100 में कितना नंबर दिया जाए, आपने क्या खोया क्या पाया। आज पब्लिक इंडिया और आनंद जी मोदी जी का पब्लिक ऑडिट करने के लिए बैठ गए हैं। ये बहुत अच्छे, ये स्वस्थ और स्वतंत्र जनतंत्र का एक बहुत प्रतीक है। तो मोदी जी के प्रतीक में आप हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने बताया, मैं थोड़ा मानवाधिकार के एंगल से, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जब खिल्ली उड़ाई जाती है, मैं इस पे भी अपनी बात कह दूं। चूंकि आपने कहा मेलोडी और मेलोनी को लेकर, इतनी गलाजत भरी, इतनी मर्दवादी, इतनी साउनिस्ट मानसिकता जो ट्रंप की है और जो मोदी जी की है, जो एप्स्टीन परिवार की है, वही मेलोनी के साथ का इस तरह के सेक्सी और इस तरह के क्लोज और इस तरह के वार्म पोजेस को। और भारत की गोदी मीडिया तो पता नहीं कितने राष्ट्रपतियों और प्रेसिडेंट के साथ मेलोनी के अंतरंग फोटो को दिखा रही, इसलिए कि वो कभी नहीं चाहते कि मेलोनी का असली चेहरा, साम्राज्यवाद, अमेरिकी पूंजीवाद, इस देश और दुनिया के में लोकतंत्र का हत्या करने वाले देश कभी नहीं चाहते कि मेलोनी की वास्तविक सोच क्या है। आप आश्चर्य करेंगे, गिड़गिड़ा रहे हैं मोदी जी, तेल आ रहा है, तेल ले नहीं पा रहे हैं अमेरिका से, ईरान से तेल लेना मना किए, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, लेकिन हालत यह है कि अगर आपने आटा दिया तो हम रोटी नहीं पका सकते, गैस का चूल्हे की और गैस का सिलेंडर की यह हालत हो गई। मेलोनी इस छोटे सा मामूली सा देश है इटली, तुम महागुरु और विश्व गुरु बनते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। मेलोनी ने कहा कि मैं उस नेतन्याहू के देश में अपना पैर नहीं रख सकता जिसने गाजा के हजारों बच्चों का कत्लेआम किया। इसका बयान है सर। मेलोनी ने कहा कि उस नेतन्याहू को मैं इटली के धरती पर आने नहीं दूंगा जो फिलिस्तीन और गाजा का हत्यारा है, जो वहां की आजादी के ऊपर नरसंहार कर रहा है। मेलोडी ने ईरान वार की आलोचना किया, और जब परमाणु बम न बनाओ कह रहे थे, तो मेलोनी ने अकेले कहा था कि सबसे पहले अमेरिका वादा करे कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, क्योंकि जब से दुनिया में परमाणु बम बने हैं, सिर्फ अमेरिका ने उस परमाणु बम का युद्ध के लिए उपयोग किया है। ये होता है, ये उसका वास्तविक चेहरा है। उस वास्तविक चेहरे से आप उनको इंदिरा गांधी, भंडारनाके और मार्गरेट थैचर और बेनजीर भुट्टो के बगल में खड़ा कर सकते हैं आप, लेकिन इन लोगों ने उसको एक तरह से सोसाइटी गर्ल और एक तरह से किस तरह के रूप में, जो है वो यूरोपीय समाज है, वो स्वतंत्र समाज है, वहां महिलाएं आपके गले पर हाथ डाल सकती हैं। तो हिंदुस्तान के जो मर्दवादी सोच के लोग हैं, जिसको जो मोदी जी द्वारा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो इतने गंदे और गलीच लोग हैं, जो विजया लक्ष्मी पंडित की लड़की अगर नेहरू जी के गले में लपटी है, उसको पता नहीं क्या कह देते हैं, जो एडवीना और नेहरू जी की तस्वीरों पे पता नहीं क्या बोलते हैं। अभी हम लोग की दीदी सुप्रिया सिनेत पर किस तरह का आक्षेप हुआ है, वही सोच, वही गलाजत जो है मेलोनी को लेकर ये पूरा का पूरा व्यक्त कर रहे हैं, और वही मानसिकता। हैप्पीनेस इंडेक्स भारत का 100 से नीचे, और जो कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर इसकी जड़ें हजारों साल पुराने हैं। तो प्रेस इंडेक्स में तो आप जान ही गए हैं, दुनिया को आपने बता दिया कि 157 नंबर पर है। किसी देश के सारे पत्रकार, बड़े पत्रकार एक साथ जेल में हो, ऐसा कभी हुआ? लेकिन भारत में यह हुआ। आप सिर्फ एनसीआरबी के आंकड़े देखें, कैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, जहां अपार्थाइड की बात होती है, रंग भेद पे बात होती है, जाति और पीड़न और हिंसा पे बात होती है, भारत हमेशा डिफेंसिव रहता है। आपको सर मैं सिर्फ आंकड़े दे रहा हूँ। सन 2024 में भारत में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ,
वो 42.6% बढ़ा है। कोई कल्पना कर सकता है? ये कौन जननी शक्ति क्या योजना ले आ रहे हैं, नाम भी भूल गया। 42.6% अपराध बढ़ा है महिलाओं का, बच्चों पर 20.4%, दलितों पर 41.4%, आदिवासियों पर 46.7%, और साइबर का बताऊं 1689% साइबर क्राइम बढ़ा है। तो यह देश कहीं कहीं लग रहा है कि जनतंत्र के किसी पायदान पे खड़ा है, जहां महिला, जहां आदिवासी और जहां दलित सुरक्षित नहीं है, उसके खिलाफ अपराध करना। अभी कल की खबर आ रही थी, मथुरा में दलित की बारात निकल रही थी और वहां के बाबा जी लोग और बाबू साहब लोगों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा है दलितों को, क्योंकि वो गाड़ी पे बैठे हुए थे, कोई घोड़े पे बैठे हुए थे, रिक्शा पे बैठे हुए थे। भारत को अगर थोड़ा सा समझना है तो 2004 से लेकर 2009 के भारत को समझना पड़ेगा, जो पहला कार्यकाल था। उस समय वामपंथियों के पास 80 से ज्यादा सीटें थी। वही एक दौर था जिसपे लगा कि भारत की जनता को जो चाहिए वो दिया जा रहा है। और मैं आपको एक इशारे से बता दूं वो सारी चीजों को, वही वो 5 साल था जब राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट आया, जब राइट टू फूड आया, जिसके चलते ये जो भोजन कर रहे मैं दे रहा हूँ, ये सब जो है 2004 के समय में दिया जा चुका है। राइट टू फूड कानून बना के पार्लियामेंट में, वही था जिसने मनरेगा लाया, जिसके चलते गरीब घरों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में उनका अटेंडेंस बढ़ा और शिक्षा के दिशा में एक रोशनी जली उनके। वही समय था जब मिनिमम वेजेज एक्ट का रिवीजन हुआ था, वही समय था जब मिड डे मील मिलना शुरू हुआ। और ये सारे वेलफेयर स्कीम 2004 से 2009 के बीच का है। आप बता दीजिए पिछले 12 साल में कोई ऐसा कानून बना हो। ये जो नोएडा है, 14 साल से मिनिमम वेजेस का रिवीजन नहीं हुआ है, और 80% गारमेंट फैक्ट्रियों में महिलाएं वहां काम कर रही हैं, जिनका शारीरिक शोषण होता ही है। उनको अगर वो गर्भवती हो जाए तो उनको मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती। तो आप जो उस लेखा जोखा में तो भारत बुरी तरह से असफल देश है। यहाँ लोग इसमें यहाँ लोकतंत्र का स्पेस सिकुड़ता जा रहा है। हमने इस सरकार को चुना ही नहीं है। हम इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, और विपक्ष नहीं जिम्मेदार। विपक्ष हमेशा मोर्चाबंदी किया। बताइए 70 साल में कोई ऐसा विपक्ष का नेता हो जो 10 हजार किलोमीटर पैदल चला हो, जो देश के दुख दर्द के साथ सट के खड़ा रहा हो, जो लोकतंत्र को बचाने का जो सबसे बुनियादी चीज है, हमारा जनादेश, हमारा मताधिकार, उसको बचाने के लिए एक एक प्रांत का दौरा कर किया हो। जब मणिपुर जल रहा था, जब सेनाएं वहां से आगे नहीं बढ़ रही थी, उस समय राहुल गांधी मणिपुर के चंद्रचूड़ जो सबसे सेंसिटिव इलाका, वहां जाकर खड़े थे, और दोनों समाज के बीच में मैतेई के साथ भी थे, उन लोगों के साथ भी। ये पूरा मीडिया प्रोजेक्शन जो हो रहा है कि विपक्ष नाकारा विपक्ष। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कितना एक माहौल बनाया है, और कांग्रेस ने और बाकी विपक्ष के लोगों ने। आप देखिए इकरा हसन किस तरह से एक सांसद के रूप में स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है, और पुलिस और वर्दी के खौफ को खत्म कर रही है जनता के बीच से। ये सारी स्थितियां लेकिन बहुत निराशाजनक है। शिक्षा और 1 लाख स्कूल हिंदुस्तान में बंद किए गए, 1 लाख प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया है। शिक्षा का अधिकार धीरे धीरे अमीरों की तरफ खिसकता जा रहा है। गरीब के बच्चों के लिए न शिक्षा है, न स्वास्थ्य की गारंटी है, न उनका कोई सामाजिक प्रतिष्ठा। धन्यवाद सर।